नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक चैप्टर 7। पूर्व के वीडियो में राज्य की प्रकृति और कार्य के संदर्भ में आपने उदारवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में राज्य की प्रकृति और कार्य के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राज्य की प्रकृति के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत को कई नामों से भी जाना जाता है। बोसांके इसे दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं और हॉबहाउस इसे आध्यात्मिक सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत का जन्म प्लेटो और अरस्तु के विचारों से हुआ। जैसा कि उनकी विचारधारा थी कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वयं पूर्ण संस्था है। व्यक्ति राज्य के अंदर रहकर ही अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण तरीके से विकास कर सकता है। यह सिद्धांत राज्य को अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। आदर्शवादी सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक जो हैं वो कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके को माना जाता है। आदर्शवादी सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग मध्यम मार्गी आदर्शवाद, जिसके समर्थक ग्रीन को माना जाता है, और दूसरा उग्र आदर्शवाद, जिसका समर्थक हीगल को माना जाता है। मध्यम मार्गी आदर्शवाद जो है उसमें राज्य को एक नैसर्गिक संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है और ये माना जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी सामाजिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए जिस समाज की वह रचना करता है, राज्य उसका सबसे उत्कृष्ट रूप माना गया है। राज्य मनुष्य के लिए अनिवार्य है क्योंकि वह उसी के अंदर रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। मध्यम मार्गी राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में भी मानते हैं और ये मानते हैं कि राज्य बाह्य परिस्थितियां प्रदान करता है जिसके अंदर रहकर सदाचार संबंधी नियमों का पालन किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति और राज्य का परस्पर संबंध भी स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे शरीर और अंगों का होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव होता है। जिस तरह शरीर के अंगों को शरीर से पृथक करने पर शरीर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह राज्य का व्यक्तियों से पृथक न तो कोई अस्तित्व है और न ही कोई उसकी इच्छा शक्ति। इस तरह मध्यम मार्गी आदर्शवाद जो है वो राज्य और व्यक्ति को एक दूसरे के ऊपर आश्रित मानते हैं। मध्यम मार्गी राज्य को अपने राज्य मानते हैं कि राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन भय के कारण नहीं करता, बल्कि यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके कारण वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। और यही कारण है कि राज्य अपने नागरिकों की जो सामाजिक इच्छा है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये तो थे मध्यम मार्गी आदर्शवादी विचार, जिसका मुख्य प्रतिपादक जो है वो ग्रीन को माना गया है। अब हम देखेंगे उग्र आदर्शवादी विचारों में राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध जो हैं वो प्राकृतिक होते हैं। राज्य और व्यक्ति का जो संबंध है वो अभिन्न अंग है, इसलिए राज्य और व्यक्ति का संबंध जो है वो प्राकृतिक माना गया है। व्यक्ति का आज जो रूप है वो राज्य के कारण है। राज्य के बिना कोई भी उसका स्वरूप जो है वो स्थिर नहीं रह सकता। राज्य नैतिकता का स्रोत भी माना गया है। उग्र आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य के कानून सामान्य इच्छा के प्रतीक होते हैं और इस कारण वह न तो गलत हो सकते हैं और न ही न्याय के विरुद्ध हो सकते हैं। कानूनों के पालन के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी श्रेष्ठ इच्छाओं का पालन करता है। अतः कानूनों के पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। उग्र आदर्शवादियों का अगला विचार है युद्ध अनिवार्य।
हीगल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बंधनों का पालन करना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। अपने कल्याण के लिए राज्य स्वयं ही सोच विचार कर सकता है। उग्र आदर्शवाद के अनुसार युद्ध वांछनीय है और इसे वो पूर्ण पुण्य कर्म भी मानते हैं। राज्य को नैतिकता का स्रोत भी माना गया है। हीगल के अनुसार राज्य अपने कार्यों में नैतिक नियमों से मर्यादित नहीं होता, बल्कि स्वयं ही सामाजिक नैतिकता का स्रोत है। उचित अनुचित का विचार राज्य के द्वारा किया जा सकता है। न्याय अन्याय का बंधन केवल व्यक्तियों के लिए होता है, राज्य के लिए नहीं होता। इसके अलावा व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं दिया गया है। चूंकि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्य इच्छा मनुष्य की सद्भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्य के आज्ञा पालन में ही मनुष्य अपनी सद इच्छाओं का पालन करता है। राज्य की नीति का विरोध या आलोचना अनुचित कार्य है और इसे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि उग्र आदर्शवादी जो विचार है, अगर देखा जाए वास्तव में जब हम तुलना करते हैं दोनों की, मध्यम मार्गी आदर्शवाद और उग्र आदर्शवाद की, तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों ही दृष्टिकोण से उग्र आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो राज्य की निरंकुशता का समर्थन करता है। राज्य के कतिपय कार्य जो हैं वो उग्र आदर्शवादी जो प्रतिपादक रहे हीगल, उन्होंने भी बताए हैं, और कुछ विचार जो हैं वो ग्रीन के अनुसार भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य के कार्यों में, राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में उग्र आदर्शवादी विचार क्या कहते हैं। इसमें पहला है राज्य साध्य साधन नहीं। उग्र आदर्शवादी जो हैं वो राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार करते हैं और साधन जो है उसको के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करना पड़ता है। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति राज्य रूपी साध्य के साधन मात्र हैं। अतः व्यक्ति के द्वारा राज्य की अधीनता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। दूसरा जो कार्य है वो है राज्य सर्वशक्तिमान। राज्य को सर्वशक्तिशाली माना गया है। आंतरिक और बाह्य दोनों ही दृष्टि से ये माना गया है कि राज्य जो कुछ कह दे, जिस प्रकार के कानून बना दे, व्यक्ति के द्वारा उन आदेशों या कानूनों की पालना करनी ही होगी। राजसत्ता किसके हाथ में है, इसका व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग चाहे निरंकुश राजा करे या कोई विशेष श्रेणी का व्यक्ति, आवश्यक सिर्फ व्यक्ति के लिए इतना है कि वह राज्य की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य को असीम शक्ति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्य की कार्यनीति नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी राज्य जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। अगला आता है राज्य अधिकारों का जन्मदाता। राज्य को अधिकारों का जन्मदाता स्वीकार किया गया है। वे अधिकारों को मानव जीवन की ऐसी बाह्य परिस्थितियों के रूप में स्वीकार करते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभव हो सकता है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इस तरह राज्य को अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक अभिभावक के रूप में स्वीकार किया गया है और यह माना गया है कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा जो है वो राज्य के द्वारा ही संभव है। अगला है राज्य की आज्ञा पालन अनिवार्य। उग्र आदर्शवादी राज्य के कार्यों के अंतर्गत ये मानते हैं कि व्यक्ति के द्वारा राज्य का आज्ञा पालन करना अनिवार्य होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के चूंकि वे उपासक हैं और उनका यह भी कहना है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही
प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को राज्य की आज्ञा पालन करना अनिवार्य होता है। अगला और अंतिम है राज्य का लक्ष्य। उग्र आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व और इच्छा होती है। राज्य की यह इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामूहिक इच्छा से अलग और ऊंची होती है। राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसकी समस्त सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न और उच्चतर होती है जिनसे कि वह बनता है। इसलिए राज्य का अपना एक औरा लक्ष्य व्यक्तित्व होता है जिसकी पालना व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उग्र आदर्शवादियों के द्वारा राज्य के जो कार्यक्षेत्र बताए हैं उसके अंतर्गत राज्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है, अधिकारों का जन्मदाता बताया गया है और राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य कार्य बताया गया है। इसके विपरीत ग्रीन जो है वो राज्य का कर्तव्य जो है वो ये मानता है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्य का कर्तव्य ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना है जिनके अंतर्गत नैतिकता का विकास संभव हो सके, लेकिन ग्रीन के अनुसार राज्य नैतिक संस्था होते हुए भी नैतिकता के विकास का कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता और इसका कारण यह भी रहा कि राज्य दंड या बल प्रयोग के आधार पर कार्य करता है और इसके आधार पर व्यक्ति की नैतिकता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ग्रीन निरंकुश राज्य के विचार को स्वीकार नहीं करता है। वो ये मानता है कि राज्य को बाह्य और आंतरिक दोनों ही दृष्टि से सीमित किया जाना चाहिए। ग्रीन यह भी कहता है कि राज्य के कार्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होने चाहिए और इस प्रकार वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रीन के विचार जो हैं वो हीगल के विचारों से कम उग्र है और यही कारण है कि ग्रीन की विचारधारा को बहुत ही आसानी से स्वीकार किया गया। ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी और संतुलित विचारधारा का प्रतिपादन किया है। राज्य के कार्य के संबंध में जो आदर्शवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना भी की जाती है। आलोचना का पहला बिंदु है राज्य निरंकुश। आदर्शवादी आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन करते हैं और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह उचित नहीं है। आदर्शवादी राज्य को धर्म और नैतिकता से ऊपर का मानते हैं और वो ये मानते हैं कि राज्य दोष रहित और पवित्र भावना से युक्त है जिसे धर्म का कोई बंधन नहीं घेर सकता। यह सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता भी राज्य के लिए ऐच्छिक मानता है और युद्ध को स्वीकार करता है। इस तरीके से यह निरंकुशतावाद संघर्ष युद्ध को जन्म देता है। हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी और उसमें भी उग्र आदर्शवादी विचारधारा जो है वो राज्य की निरंकुशता का समर्थन करती है जो कि व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट। अगर आदर्शवादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बाधक या शत्रु के रूप में देखी जा सकती है। यह सिद्धांत व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में राज्य की आज्ञा का पालन करने का आदेश देता है और व्यक्ति राज्य के द्वारा किए गए चाहे कार्य उचित हों अनुचित हों न्याय वाले हों अन्याय वाले हों उन पर कोई विचार नहीं करता और उन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अगला है राज्य साधन साध्य नहीं। यह सिद्धांत जो है वो राज्य को एक साध्य की स्थिति प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राज्य एक साधन मात्र है। उसका लक्ष्य क्या है? मनुष्य का कल्याण। इस प्रकार व्यक्ति जो है वो साध्य के रूप में है।
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य के अंतर्गत ही कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य से पृथक व्यक्ति के व्यक्तित्व का कहीं कोई मूल्य नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वो केवल और केवल एक साधन के रूप में है जो व्यक्ति के कल्याण के लिए अस्तित्व में आया है। अगली जो आलोचना है वो है प्रगति विरोधी। कुछ विचारक ये मानते हैं कि आदर्शवादी धारणा जो है वो प्रगति के मार्ग की विरोधी है और दोषपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत आदर्श अपनाने के स्थान पर दोषपूर्ण यथार्थ स्थिति को ही आदर्श का रूप दे दिया गया है, जो कि विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है। अगली और अंतिम आलोचना है राज्य, समाज, सरकार, भिन्न भिन्न संस्थाएं। आदर्शवादी विचार के अंतर्गत राज्य, समाज, राज्य, सरकार को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया गया है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो राज्य, सरकार, समाज तीनों एक नहीं है। राज्य के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझने के लिए इन तीनों में अंतर करना आवश्यक होगा। अगर तीनों को एक समझा जाएगा तो राज्य जो है वो निरंकुश हो जाएगा। इस प्रकार राज्य की प्रकृति के संबंध में पूर्ण रूप से आदर्शवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आदर्शवादी सिद्धांत जो है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि चूंकि आदर्शवादी सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है, व्यक्ति एवं राज्य के बीच उसी प्रकार से संबंध होता है जिस प्रकार से शरीर और शरीर के अंगों के बीच होता है। शरीर से अगर शरीर का कोई अंग पृथक हो जाता है तो उस अंग का कोई अस्तित्व नहीं बचता। उसी तरह अगर राज्य से व्यक्ति अलग हो जाता है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो हम हीगल के उग्र आदर्शवाद को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन दोनों विचारधाराओं के जो अति अनुकूल सत्य हैं उनको स्वीकार करके हम निश्चित रूप से आदर्शवादी सिद्धांत को आदर्शवाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।